नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नेट्स में। आज का जो हमारा पेपर है वो है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, यानी कि फर्स्ट ईयर का पेपर, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर। आज उसमें जो 2020 में ये क्वेश्चन पेपर आया था और हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का जो हमारा पेपर है वो किसका है? लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का। हिंदी में अगर हम बात करें तो भाषा और संप्रेषण का। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का है। इसमें 5 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन जो है, ओरलिज्म फोकस ऑन मैनुअल कम्युनिकेशन, मतलब ओरलिज्म या मौखिक वाद सांकेतिक संप्रेषण को केंद्रित करता है। यहाँ पर मैनुअल कम्युनिकेशन पूछा है। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अलग होता है, मैनुअल कम्युनिकेशन अलग होता है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। ओरलिज्म फोकस ऑन मैनुअल कम्युनिकेशन, मतलब मौखिकवाद मैनुअल या सांकेतिक संप्रेषण को केंद्रित करता है। ये जो क्वेश्चन है वो क्या है? गलत है। जो लाइन है वो क्या है? गलत है। क्यों गलत है वो देखेंगे। तो गलत इसलिए है कि मौखिकवाद जो है बधिर छात्रों को मौखिक भाषा के माध्यम से लिप रीडिंग, भाषण, स्पीच और मुख्य आकार और भाषण के श्वास पैटर्न की नकल करके शिक्षा देना। मतलब जो ओरलिज्म को फॉलो करते हैं उनका मानना है कि बच्चे को ओरलिज्म ही सीखना चाहिए, क्योंकि वो अगर ओरलिज्म सीखता है तो समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएगा। तो इसमें दो चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया। एक तो उसकी जो रेजिडिवल हियरिंग है, रेजिडिवल हियरिंग का मतलब जो उसकी अवशिष्ट क्षमता है वो उसका उपयोग कर पाएगा, और दूसरी चीज उसका समाजीकरण अच्छे से होगा। इसलिए ये ओरलिज्म साइन लैंग्वेज को नहीं मानता है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म इज आल्सो नोन सिमकॉम, मतलब शैक्षिक द्विभाषितावाद को सिमकॉम भी कहा जाता है। अब आप सबने सिमकॉम नहीं पढ़ा है तो अभी आगे देखेंगे। पहले ये बताओ कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है। चलो, अगर नहीं पता है तो आप तुक्का मार सकते हो। तो वैसे पता होगा, सिमकॉम पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप तुक्का मार सकते हो। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब क्या है। ट्रू। क्यों ट्रू है? तब भी मैंने इसका वो इसमें डाल दिया है क्योंकि सिमकॉम की जो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं पता है। मतलब जो एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म है उसको ये एक साथ संचार सहित मैनुअल संचार संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ समय से अस्तित्व में है, मतलब जो सिमकॉम है। लेकिन 70s के दशक में इसमें ज्यादा तेजी आई थी। बच्चों के साथ हस्ताक्षर का उपयोग करने का इतिहास उथल पुथल भरा रहा है, जिसमें हस्ताक्षरित भाषाओं के उपयोग को हतोत्साहित करने और मौखिकवाद पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर बधिर स्कूलों में द्विभाषितावाद को बढ़ावा देने के बीच कई उतार चढ़ाव हैं। तो इसमें दोनों जो लैंग्वेज हैं, साइन लैंग्वेज और प्लस उसके अलावा ओरल लैंग्वेज, दोनों फॉलो किए जाते हैं। तो आपको ये पता है कि एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म क्या है, जिसमें बोथ होते हैं, साइन लैंग्वेज और ओरल लैंग्वेज, मतलब एक भाषा के आधार पर दूसरी भाषा सिखाई जाती है। तो इसको सिमकॉम बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। इन साइन लैंग्वेज ईच मॉर्फीम हैज अ मैनुअल साइन। अगर हम यहाँ पर साइन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो क्या जितने साइन लैंग्वेज हैं उनकी अलग अलग अपनी मॉर्फीम है? मैं हिंदी में बता देती हूँ। सांकेतिक भाषा में प्रत्येक रूपीम या मॉर्फीम में एक मैनुअल चिन्ह होता है। ये क्वेश्चन सही है या गलत है? सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि जितने भी साइन लैंग्वेज होते हैं सबके अपने अपने अलग अर्थ होते हैं। मॉर्फिम का मतलब अर्थ। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है मॉर्फिम। तो मॉर्फिम जो होता है उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएसए इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। अब आप बताइए, टीएसए जो है भाषा शिक्षण की प्राकृतिक विधि का एक हिस्सा है। ये सही है या गलत है? देखते हैं। फॉल्स। क्यों गलत है वो आपको पता है। आपने लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में मेथड पढ़े हैं, लैंग्वेज टीचिंग मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, नेचुरल मेथड और कंबाइंड मेथड। तो किस मेथड में ये टीएसए पढ़ा है?
अब देखते हैं किस में है, तो ये कंबाइंड मेथड में है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो TSA है वो टेस्ट ऑफ सिंथेटिक एबिलिटी कहलाता है। तो ये किस मेथड में है? कंबाइंड मेथड में, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो था वो गलत था। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं 5 क्वेश्चन पे। तो विजिटर प्लान टू डेवलप सुप्रा सेगमेंटल एस्पेक्ट इन CWHI, मतलब जो CWHI है उसमें सुपर सेगमेंटल या सुप्रा सेगमेंटल पहलुओं को विकसित करने के लिए विजिट की योजना बनाई गई है। ये क्वेश्चन सही है या गलत है? CWHI मतलब चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। ये क्वेश्चन सही है या गलत है? ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। नेक्स्ट आ गया दूसरा सेक्शन, यानी कि शॉर्ट आंसर। अब देखते हैं शॉर्ट नोट्स में कितने क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ये पहले वाले सिलेबस में था। यही एक चीज़ है जो इसमें नहीं है, बाकी जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं वो सारी आपके सिलेबस में हैं। तो वैसे पढ़ा है, स्पीच में पढ़ा होगा, यूनिसेंसरी और मल्टी सेंसरी। तो हम इसमें पूछा है डिफरेंस बिटवीन यूनिसेंसरी अप्रोच एंड मल्टी सेंसरी अप्रोच। यूनि संवेदी उपागम एवं बहु संवेदी उपागम में अंतर स्पष्ट कीजिए। यूनि मतलब एक और बहु मतलब बहुत सारी। तो यूनि सेंसरी में क्या आता है? एक सेंस आती है। और मल्टी सेंसरी में डिफरेंस क्या, इसमें सारी सेंसेस आ जाती हैं, यानी कि इसमें जो भी जानकारी प्राप्त करने के लिए जितनी भी सेंसेस होती हैं उनका हम उपयोग लेते हैं। तो ये दो शब्द है बहुसंवेदी, मल्टी का अर्थ होता है एक से अधिक, यानी कि संवेदी इंद्रियों में शामिल बहुत सारी इंद्रियां शामिल हैं, 5 होती हैं, तो 5 में से 5 हो सकती हैं, एक से अधिक हो सकती है, ठीक है। तो अब इसमें जो VAKT है ना, VAKT किस में आता है? मल्टी सेंसरी सिलेबल में आता है। मल्टी सेंसरी सिलेबल का मतलब क्या होता है? इसमें VAKT है तो V फॉर विजुअल, A फॉर ऑडिटरी, K फॉर काइनेस्थेटिक और T फॉर टेक्टाइल। अब जो विजुअल है, विजुअल में सीइंग द परसीविंग थ्रू डियर आईज, मतलब जो भी नॉलेज हम ग्रहण करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? देखकर ग्रहण करते हैं, आंखों के द्वारा करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है ऑडिटरी, जो भी नॉलेज हम ग्रहण करते हैं किसके द्वारा? सुनकर ग्रहण करते हैं, मतलब अपने कानों के द्वारा करते हैं, ठीक है। काइनेस्थेटिक है, काइनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है? जो भी एक्टिविटी हम करते हैं मूवमेंट के द्वारा, गतिविधि, ठीक है। अब इसमें जो गति होती है, मूवमेंट होता है, डूइंग थ्रू बॉडी मूवमेंट, मतलब जो भी काम हम किसके द्वारा करते हैं? मूवमेंट के द्वारा करते हैं, गति के द्वारा करते हैं, वो इसमें आता है। नेक्स्ट है टेक्टाइल, थ्रू टच, जो नॉलेज हम टच के थ्रू डेवलप करते हैं। तो इसका यहाँ पर मल्टी सेंसरी का रहने का मतलब ये है कि जैसे डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, हम हियरिंग इम्पेयर्ड की बात करें तो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की कौन सी सेंस अफेक्टेड होती है? हियरिंग अफेक्टेड होती है, ठीक है। कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है? ईयर अफेक्टेड होता है। तो हम क्या वो, अगर उसका ईयर अफेक्टेड है तो क्या वो सीख नहीं सकता? सीख सकता है ना, क्योंकि उसके पास और सेंसेस हैं। उन सेंसेस का उपयोग करके, उन ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके वो आसानी से सीख सकता है। तो हम इसमें से जो और सेंस है ना उसको हम क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उसके द्वारा हम सिखाते हैं। जैसे ऑडिटरी के, ऑडिटरी अगर किसी की अफेक्टेड है, ईयर अफेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे? विजुअल के द्वारा सिखा सकते हैं, काइनेस्थेटिक के द्वारा सिखा सकते हैं, टेक्टाइल के द्वारा सिखा सकते हैं। मतलब हमारे पास और भी सेंस है, अगर पांचों सेंस में काम करेंगे तब हम नहीं सिखा सकते। लेकिन अगर कोई एक सेंस अफेक्टेड है तो हमारे पास और सेंस तो है ना, उसके द्वारा हम नॉलेज ग्रहण करवा सकते हैं बच्चों को। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। इसमें है एनी 5 एक्टिविटीज फॉर डेवलपिंग प्री रीडिंग स्किल्स। प्री रीडिंग स्किल्स में क्या हो सकता है? जैसे जब आप बच्चा बुक ले रहा है तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ऐसा इन्वायरमेंट बना सकते हो कि बच्चा उसमें पढ़ना चाहे, अक्षरों को बता सकते हो, जैसे लय और कविताएं सिखा सकते हो, और सुनने का कौशल विकसित कर सकते हैं, शब्दों में डिस्क्रिमिनेशन सिखा सकते हैं कि इसमें क्या अंतर है, ध्वनियों में अंतर सिखा सकते हैं, या जो भी खिलौने खेलते हैं उसके साथ साथ हम उस वस्तु को लेबल करके रख सकते हैं, ताकि वो घर में, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा मोस्ट ऑफ टाइम अपनी फैमिली के साथ रहता है,
तो फैमिली में जब भी कोई सामान होगा, अगर हम वो लेबल करके रखेंगे तो वो पढ़ सकता है, और हमें उसे स्टार्ट करवाना चाहिए, स्टोरीज सुनानी चाहिए, जिससे क्या होता है उसका जो वो इंटरेस्ट होता है वो बढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्री रीडिंग स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा है फीचर ऑफ नेचुरल मैथड। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में नेचुरल मेथड के फीचर पूछे हैं। तो सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना है कि नेचुरल मेथड होता क्या है। नेचुरल मेथड है यानी कि प्राकृतिक विधि है, तो किस पर आधारित है, प्रकृति पर आधारित है। यहाँ पर कोई डिसिप्लिन नहीं होती है, मतलब कि बच्चे को अपने हिसाब से ही चीजें सिखानी। यहाँ पर हम क्या करते हैं, वातावरण क्रिएट करते हैं और बच्चे को मौका देते हैं कि वो वहां पर रहकर सीख सके। और इसमें क्या होता है, जितना बच्चा जितना ज्यादा वातावरण के में लोगों के साथ रहता है, समय बिताता है, उतना ज्यादा वो सीखता है। तो इस तरीके से बच्चे में क्या होता है, नॉलेज वो ग्रहण कर सकता है और अच्छे से सीख सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम विशेषताओं की बात करें, तो विशेषताएं क्या है, तो सबसे पहले सामान्य भाषा की विकास की सूचना से ही भाषा का लक्ष्य हस्तक्षेप निर्धारित किया जाता है। इस सिद्धांत का बल इस बात पर रहता है कि अधिगम अनुभव और हस्तक्षेप रणनीति एवं योजना इस तरह बनाई जाती है कि छात्रों के बीच अंतःक्रिया हो, तो वातावरण घर के वातावरण से मिलता जुलता होना चाहिए। मतलब जब हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, किस चीज पर बल देते हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट करने पर। कैसा इन्वायरमेंट, जो बच्चों के अनुरूप हो, जहां पर ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन हो सके बच्चे का, और वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके। तो मीनिंगफुल सिचुएशन या मीनिंगफुल स्थिति तैयार करते हैं। नेक्स्ट है, संप्रेषण के द्वारा भाषा सीखी जाती है, इनका मानना है। मतलब इसकी जो विशेषता है, संप्रेषण के द्वारा भाषा सीखी जाती है। नेचुरलिज्म का मानना है क्या, कि बच्चे को डिसिप्लिन नहीं करना चाहिए, बच्चे को किसी उस पे पैटर्न पर निर्भर नहीं रहने देना चाहिए। क्योंकि जो भाषा है वो क्या होता है, बच्चा अपने घर वालों के साथ रहता है, या जो जितना ज्यादा कम्युनिकेशन करता है उसके साथ सीखता है ना। तो इसमें क्या है, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार भाषा को सामाजिक परिस्थितियों में आसानी से एवं बिना किसी अतिरिक्त परिश्रम से सीखता है। मतलब जैसे जैसे बच्चे का माइलस्टोन डेवलप होता है, जैसे हमने पढ़ा कि 0 to 1 मंथ बच्चे का क्राइंग पीरियड होता है। अगर क्राइंग नहीं होती है तो बच्चे में डेवलपमेंटल डिले होना स्टार्ट हो जाता है। क्राइंग के बाद बैबलिंग होता है, क्राइंग के बाद कूइंग होता है, फिर बैबलिंग होता है, फिर ऐसे ऐसे करके 1 वर्ड 2 वर्ड स्टेज। तो इस तरीके से वो एक माइलस्टोन होता है जो सभी में वैसे ही डेवलप होता है। जिसमें डेवलपमेंटल डिले होते हैं उसको छोड़ के, तो मतलब इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिस एक्सपोज़र के साथ हम बच्चे को रखते हैं, उस मौके के साथ उसका फ़ायदा उठा के भाषा सीख जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें तो एक द जंगल बुक मूवी है, आप सबने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो ज़रूर देखिए। एक मतलब बच्चा होता है, उसके पेरेंट्स का वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है जंगल में, तो उसको एक भेड़िया उठा के लेके जाता है। मोगली की स्टोरी आप सबने सुनी होगी। एक चैप्टर था पहले, अभी पता नहीं शायद है कि नहीं, मोगली लिव्ड इन अ जंगल स्कूल, इंग्लिश में था। मतलब मोगली को एक भेड़िया उठा के लेके गया था, उसी के साथ रहता था, तो वैसी ही भाषा बोलना उसने स्टार्ट कर दिया। तो जिसको जैसा एक्सपोजर मिलता है, जैसा मौका मिलता है, वो वैसी ही भाषा सीखता है। दूसरी चीज़ है, जो पाठ्य योजना की विषय वस्तु बालक की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। मतलब जब भी आप कोई चीज़ या इन्वायरमेंट क्रिएट करने की बात करते हैं, तो वो कैसी होनी चाहिए, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी विशेषताओं को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रीडिंग। टाइप्स ऑफ रीडिंग जो है, उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहला सस्वर वाचन है। सस्वर वाचन का मतलब होता है अध्यापक के आदर्श वाचन के उपरांत छात्रों के सस्वर वाचन कराना आवश्यक है, रीड अलाउड। ठीक है, इसमें सस्वर वाचन में बड़ी कुशलता की आवश्यकता पड़ती है। छात्रों में उच्चारण संबंधी भूल नहीं होनी चाहिए, उन्हें विराम तथा बाल घाताओं का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। तो मतलब जैसे कोई जो गलतियां होती ना ग्रामर संबंधी, वो नहीं होनी चाहिए। सस्वर वाचन मतलब लाउड रीडिंग, तेज तेज पढ़ना। ठीक है, अब इसमें कुछ विधियां हैं इसकी सस्वर वाचन की। तो सबसे पहली है स्वरोच्चारण विधि।
स्वरोच्चारण मतलब इसमें इस विधि का संबंध अक्षर एवं शब्द की ध्वनि से संबंधित है। ये विधि भारत की सबसे पुरानी शिक्षण विधि है। इसमें शुद्ध उच्चारण पर ध्यान दिया जाता है। हिंदी में 13 स्वर है। इस पद्धति के छात्रों को 12 खड़ी क से ज्ञ रटवा दी जाती है। इसमें से छात्रों को पता चल जाता है कि व्यंजन में किन स्वरों के संपर्क से कैसी ध्वनि निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट है देखो और कहो विधि। इसमें क्या कहते हैं, पहले बच्चों को शब्दों का परिचय कराया जाता है, फिर उनके साथ पिक्चर डिस्क्रिप्शन मतलब चित्रों के साथ जोड़कर उसको प्रभावशाली बनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अक्षरबोध विधि। ये विधि दुनिया की सर्वाधिक पुरानी विधि है, अक्षरबोध विधि। इसमें क्रमानुसार वर्णमाला के अक्षर बताए जाते हैं। उसके उपरांत छोटे छोटे शब्द बनाना सिखाया जाता है। मतलब जैसे आप सीखते हैं ना कि सबसे पहले अल्फाबेट सिखाया गया और उसके बाद एक शब्द दो शब्द वाले अक्षर मतलब एक अक्षर दो अक्षर वाले शब्द बनाना सिखाया गया, इस तरीके से सिखाया जाता है। नेक्स्ट है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में क्या होता है, नकल करके सीखना है। इसको हम अगर वो करें तो इसमें शिक्षक बच्चों के समक्ष एक शब्द बोलता है और बच्चे उसका क्या करते हैं, नकल करते हैं या अनुकरण करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है ध्वनि साम्य विधि। इसमें प्रारंभ में बालक को सरल ध्वनि साम्य वाले शब्द रखे जाते हैं, जैसे आम काम नाम। हम बच्चों को लिखवाते हैं ना बहुत ज्यादा, तो ये ध्वनि साम्य विधि मतलब एक जैसी ध्वनि वाली शब्द। फिर नेक्स्ट है यंत्र विधि द्वारा वाचन की सुविधा। इसमें विविध यंत्रों के रिकॉर्ड को बालक सुनते हैं और अध्यापक के निर्देशन के अनुसार अनुकरण के माध्यम से वाचन सीखते हैं। मतलब हम रिकॉर्डिंग से सुनाते हैं बच्चों को और उसके बाद क्या करते हैं, जैसे पोयम है या कोई ऐसे अल्फाबेट्स हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग सुना दी और बच्चों को बाद में अनुकरण करने के लिए बोलते हैं, तो उसी तरीके से वो अनुकरण करते हैं। ये नई विधि है। नेक्स्ट है कहानी वाचन विधि। बालक कहानी प्रिय होता है, नानी की कहानी दादी की कहानी आदि सुनने में उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो कहानी सुनने के उपरांत उस कहानी में प्रयुक्त वाक्य के शब्दों से परिचित कराकर धीरे धीरे वाचन की शिक्षा देना, ये कहलाता है कहानी वाचन विधि। क्लियर है। नेक्स्ट है मौन वाचन। तो मौन वाचन जो है साधारणतः उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। मौन वाचन में हम बोलते हैं नहीं है, मात्र सोचते हुए वांचते हैं। मतलब जब आप आवाज नहीं निकालते, जैसे सस्वर वाचन में क्या है, लाउड रीडिंग है कि आप आवाज के साथ पढ़ते हो, वैसे ही मौन वाचन क्या है, आवाज नहीं निकालनी होती है, आप ऐसे ही बुक देख के पढ़ते हो। इसमें गहन वाचन भी बोल सकते हैं। तो आई होप वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टीचर मेड टेस्ट। इस क्वेश्चन को टाइम नहीं मिला मुझे इसको सही से सेट करने का, तो इस वजह से, क्योंकि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, तो टीचर मेड टेस्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टीचर मेड टेस्ट, जिसमें ये बताना है शिक्षक निर्मित परीक्षण क्या है। तो शिक्षक निर्मित परीक्षण आप सबको पता है कि शिक्षक द्वारा तैयार किया गया परीक्षण। ठीक है। जब हमें विद्यार्थियों का आकलन करना होता है, उसमें क्या करता है टीचर, एक ब्लूप्रिंट बनाता है और जिसके आधार पर क्या करता है उस मतलब परीक्षण तैयार करता है। तो ये अमानकीकृत परीक्षण भी कहते हैं, मतलब नॉन स्टैंडर्डाइज्ड होती है, जिसका कोई मतलब स्टैंडर्ड नहीं होता है। अध्यापक निर्मित परीक्षण से हमारा तात्पर्य उन परीक्षणों से जिनका निर्माण कोई अध्यापक अपनी कक्षा के लिए अपने द्वारा पढ़ाए गए विषय के पाठ्यक्रम के उतने भाग के आधार पर करता है जिससे उसे एक निश्चित अवधि के अंतर्गत पढ़ाया गया। जैसे आपको एक यूनिट पढ़ा दिया और अब हम सोचे कि आपका टेस्ट लेना है, तो टेस्ट लेने के लिए हम क्या करेंगे, टीचर में टेस्ट बनाएंगे, मतलब हम टेस्ट पेपर बनाएंगे। तो जब वो टीचर के द्वारा बनाया जाता हो तो वो क्या कहलाता है, टीचर में टेस्ट। ठीक है। तो इसमें जो मतलब इसमें जो भी परीक्षण होते हैं वो परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ होती हैं लेकिन प्रमापीकृत होती हैं, जिनको हम मार्क्स नहीं होती हैं, मतलब इसका कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता है। एक आपका ज्ञान आपके ज्ञान को या आपके नॉलेज को चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो टीचर में टेस्ट होता है या शॉर्ट फॉर्म में हम टीएमटी भी बोलते हैं, तो जो टीएमटी होता है वो परीक्षण के पद वस्तुनिष्ठ होते हैं। ये परीक्षण मानकीकृत नहीं होते। ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं होते। नेक्स्ट जो है परीक्षण सीमित पाठ्य वस्तु के संदर्भ में कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तैयार किए जाते हैं। मतलब जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो एक सीमित पाठ्य वस्तु के संदर्भ में, जैसे जो आप पढ़ा रहे
सब यूनिट पढ़ा रहे हैं, यूनिट पढ़ा रहे हैं, तो उसको चेक, उसमें कि आपने कितना सीखा है, तो उसको चेक करने के लिए भी हम ये परीक्षण तैयार कर सकते हैं। ये परीक्षण किसी भी विषय अध्यापक द्वारा निर्मित किए जा सकते हैं, मतलब किसी भी अध्यापक के द्वारा और किसी भी विषय के द्वारा हम बना सकते हैं। इसके अलावा इन परीक्षण में प्रश्नों के विभिन्न रूपों का समावेश आसानी से किया जा सकता है। मतलब इसमें जो परीक्षण में प्रश्न होते हैं उनका मतलब समावेश, उनको आप हम शामिल कर सकते हैं, आसानी के साथ उनको माप सकते हैं। ये परीक्षण संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये पूरे जितना भी आपका कैरिकुलम होता है उन सबका को रिप्रेजेंट करते हैं। ये परीक्षण परीक्षकों की मनोवृत्ति के प्रभाव से पूर्ण तथा स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, सिक्स यानी भाषाई संचार के तरीके। अब इसमें भाषाई संचार के तरीके कौन कौन से हैं, आप सबने पढ़ा होगा। मोड्स, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन ऑप्शन, तो वो है आपका ओरलिज्म, एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म, टोटल कम्युनिकेशन और मैनुअलिज्म। ये आपके मोड्स ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन है। तो इसमें से आप लिख सकते हैं ओरलिज्म, इस पर जोर देता है, ओरल पे जोर देता है। ठीक है, और मैनुअलिज्म सिर्फ साइन पर जोर देता है। एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म में दोनों होते हैं। टोटल कम्युनिकेशन में सारे सोर्सेज होते हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसकी वीडियोस भी पड़ी कम्युनिकेशन ऑप्शन के नाम से, तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या है वो देखेंगे। तो सबसे पहले ओरलिज्म लोग आ गया, डिस्कस वन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन डिटेल। मैंने वहाँ पे बोला था कि आप जाके देख सकते हैं, बट यहाँ भी मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी, वैसे कर दूंगी मैं शॉर्ट शॉर्ट में, और इसकी वीडियो पढ़ी तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ओरलिज्म इज द एजुकेशन ऑफ डेफ स्टूडेंट थ्रू ओरल लैंग्वेज बाय यूजिंग लिप रीडिंग स्पीच एंड मिमिकिंग द माउथ शेप। सॉरी, मुझे पता है कि मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं क्या करती हूँ इसको हिंदी में बता देती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने बहुत पढ़ा है, ये पेपर ही मैं पढ़ा रही थी, तो मैं इसके बारे में बता देती हूँ। ओरलिज्म क्या है, एक डेफ एजुकेशन फिलोसफी है। ठीक है, डेफ एजुकेशन मतलब बधिर शिक्षा दर्शन है ये। मतलब जिस तरीके से नॉर्मल लोगों के लिए दर्शन होता है, आदर्शवाद या फिर प्राकृतिकवाद, पदार्थवाद, ऐसे बहुत सारे, मानवतावाद, बहुत सारे होते हैं। तो इसी तरीके से डेफ एजुकेशन फिलोसफी में चार आते हैं, ओरलिज्म, एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म, टोटल कम्युनिकेशन और मैनुअलिज्म। ठीक है, ये सारे मेथड हैं ऑफ कम्युनिकेशन के, या मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका जो प्राथमिक गोल है वो क्या है, डेवलप स्पीच एंड कम्युनिकेशन स्किल्स नेसेसरी फॉर इंटीग्रेशन इनटू द हियरिंग कम्युनिटी। मतलब प्राथमिक गोल क्या है, जो भी डेफ बच्चे होते हैं उनमें स्पीच डेवलप करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो हियरिंग कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेशन कर पाएँ। हियरिंग कम्युनिटी का मतलब होता है सुनने वाले समुदाय के साथ, जिस समाज में वो रहते हैं वो हियरिंग कम्युनिटी होती है। जैसे आपने कैपिटल डी डेफ और स्मॉल डी डेफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ठीक है, कैपिटल डी डेफ जो होते हैं वो अपनी रेजिडेबल हियरिंग फॉलो करते हैं। जैसे आपने एक डेफ ऐसे देखा होगा लिखा हुआ, कैपिटल डी स्मॉल डी डेफ ये है। ठीक है, और एक देखा होगा कि इस तरीके से लिखा हुआ है कुछ, इसमें मतलब इसमें कैपिटल से लिखा हुआ है। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आपको लगता है कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस बट इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंस है, जो कैपिटल डी डेफ होता है उसका मतलब ये है कि जो डेफ समुदाय को फॉलो करते हैं, मतलब ऐसे लोग जो अपनी रेजिडेबल हियरिंग की का यूज नहीं करते, मतलब उनको लगता है कि जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है, वैसे उनका भी समुदाय है। ठीक है, तो वो अपने आप को डिसेबल्ड नहीं मानते, बट ये अपनी जो बची हुई श्रवण क्षमता होती है उसका उपयोग नहीं करते। बट जो ये कैपिटल डी डेफ होते हैं, सॉरी स्मॉल डी डेफ होते हैं, वो बची हुई हियरिंग क्षमता का उपयोग भी करते हैं और समाज के साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं। इनको लगता है कैपिटल डी डेफ को कि अगर समाज को इनसे कम्युनिकेशन करना है तो वो साइन लैंग्वेज सीख के आए।
तो इन दोनों में डिफरेंस होता है। तो अगर हियरिंग कम्युनिटी के साथ जुड़ना है तो बच्चे को स्पीच सीखनी पड़ेगी। ओरलिज्म है इसलिए स्पीच पर ज्यादा फोकस किया। अब इसका जो प्रिंसिपल है, इसमें मोर इम्फेसिस ऑन सोशल गोल, उसमें हिंदी में भी है तो आप देख सकते हैं। मतलब इस पर सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया गया है, सामाजिक लक्ष्य पर। मतलब बच्चा अगर साइन सॉरी स्पीच सीखेगा तो समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकेगा, समाज के लोगों से बातचीत कर सकेगा। ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या है, किस पर फोकस किया है, नेक्स्ट जो है रेजिडुअल हियरिंग पर फोकस किया। रेजिडुअल हियरिंग का मतलब क्या है, बची हुई श्रवण क्षमता या अवशिष्ट क्षमता। ठीक है। तो इस पर मतलब अगर आप ओरलिज्म आपको सीखना है तो आपकी जो अवशिष्ट क्षमता है उसका उपयोग करना पड़ेगा, क्या करके, हियरिंग एड लगा के। ठीक है। और इसका जो मोटो है वो क्या है, स्पीच थ्रू स्पीच, मतलब बची हुई जो स्पीच है उसके द्वारा स्पीच सिखाना। रोल ऑफ स्पीच इन ओरलिज्म, तो इसमें जरूरी है रोल ऑफ स्पीच इन ओरलिज्म। मैनुअल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, रोल ऑफ स्पीच इसमें एक चीज है, इसेंशियल है, डिजायरेबल है, और हिंदी में बता रही हूँ, आवश्यक है, इच्छित है और प्राप्त करने योग्य है। आवश्यक इसलिए है क्योंकि आप समाज में रह रहे हो तो समाज के लोगों से कम्युनिकेशन करना है। इच्छित इसलिए है कि क्योंकि आप जब लोगों को बातचीत करता देखोगे तो आपका भी मन करेगा बातचीत करने का। प्राप्त करने योग्य इसलिए है कि आपको समाज की मुख्य धारा से जुड़ना है। अब रोल ऑफ मैनुअल कम्युनिकेशन क्या है इसमें, तो फेशियल एक्सप्रेशन जरूरी होता है ना, तो इसमें फेशियल एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है। तो इसलिए बस ज्यादा रोल नहीं है, कितना है, फेशियल एक्सप्रेशन का बस। ठीक है। अब जस्टिफिकेशन फॉर ओरलिज्म वैसे मैंने डिफाइन किया हुआ तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। स्पीच की नीड होती है, ऑडियोलॉजी का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, स्पीच साइंस और स्पेशल एजुकेशन का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है। तो जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों ओरलिज्म का उपयोग करोगे उतना ज़्यादा इन सब चीज़ों का विकास होगा। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ ओरलिज्म, यानी कि चैलेंजेस क्या है, तो सबसे पहले क्या है, भाषा में देरी हो सकती है, कम्युनिकेशन में स्ट्रगल हो सकता है। जैसे किसी को अगर टोटल डेफ है तो उसके पास बची हुई श्रवण क्षमता है ही नहीं, तो वो क्या उपयोग करेगा भाषा सीखने के लिए। इन एडिक्वेसी ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज नहीं आता है। टेक्नोलॉजी का यूज मतलब जैसे कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, हियरिंग ऐड लगाते हैं, तो हियरिंग ऐड लगाना नहीं आ सकता। और प्री रिक्विजिट ऑफ ओरल सक्सेस, मतलब जो ओरल सक्सेस है उसकी आवश्यकता जरूरी नहीं है कि पूरी हो। ठीक है। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि सक्सेस मिल ही जाए, आप स्पीच सीख ही जाए अगर हियरिंग इम्पेयर्ड है तो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन डिटेल इन टू टेक्निक्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज टू चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट एट प्री स्कूल लेवल। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले डायरेक्ट एक्टिविटी मेथड अपना सकते हैं। जैसे इसमें हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से कोई एक्टिविटी करते हैं, सामने बैठते हैं। जैसे नाम से ही पता चलता है कि डायरेक्ट एक्टिविटी, तो इसमें मतलब जैसे बच्चे को सामने बिठाते हैं, फॉर एग्जांपल हमें काइट मेकिंग बतानी, पतंग बनाना बताना है, तो हमें उसकी सामग्री बच्चे के पास भी रखनी है और अपने पास भी रखनी है। फिर जिस तरीके से हम वर्क करते जाएंगे बच्चे को बताते जाएंगे, वो भी वैसे ही करता जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हम प्री स्कूल लेवल पर हम सिखा सकते हैं जब बच्चों को, या हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों को। ठीक है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव है ऑफ डायरेक्ट एक्टिविटी, तो इसमें प्रत्यक्ष क्रियाओं के माध्यम से शिक्षक बच्चों को ऐसा अवसर प्रदान करता है जिसमें नए शब्दकोश एवं वाक्य संरचना विकसित किया जा सके। जब आप कोई चीज एक्सप्लेन करते हो, जब आप कोई चीज बताते हो बच्चे को करने के लिए, तो आप क्या करते हो, चीजों को एक्सप्लेन करते हो, यानी कि इंस्ट्रक्शन देते हो, यानी कि उनको बताते हो कि क्या करना है। तो उसमें बहुत सारे शब्द बच्चे के डेवलप होते हैं। ठीक है। एक अर्थपूर्ण स्थिति पैदा करता है जिससे बालक भिन्न भिन्न क्रिया सीख सके, जैसे धोना, काटना, छीलना, बनाना आदि। तो ये सारी चीजें डायरेक्ट एक्टिविटी के द्वारा सीख सकते हैं। शिक्षक ऐसा वातावरण तैयार करता है जिसमें बालक काल के अनुसार क्रिया को परिवर्तित करना सीख जाता है। जैसे मैं ये करूंगा तो तुम्हें ये करना, मैं ये कर रहा हूँ तो तुम कर सकते हो। तो ऐसी चीजें मतलब एक ऐसा वातावरण तैयार कर सकता है जो बच्चे के लिए मीनिंगफुल, बच्चे के का रचनात्मक विकास, मतलब बच्चा क्रिएटिव बनता जाता है। जितना ज़्यादा मतलब चीज़ों को देखता है और करता है तो क्रिएटिविटी आती है, किसी भी क्रियाकलाप को श्रृंखलाबद्ध ढंग से सीख सके।
कौन सी चीज़ कैसे करनी है, वो किस सीक्वेंस में करनी है, ये चीज़ भी डेवलप हो जाती है। तो ये थी एक एक्टिविटी, मतलब एक टेक्निक भाषा सिखाने की। दूसरी टेक्निक्स जो है स्टोरी है। इस कथन का अर्थ है कहानी कहना। स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है, एक होती स्टोरी और एक होती स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग जो होती है कहानी कहना, इसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारे ऐप्स चल गए हैं, पॉकेट एफएम ऐप है। तो जब हम कोई चीज़ सुनते हैं तो क्या होता है, ऐसा लगता है उसके जो किरदार है वो हमारे माइंड में चल रहे हैं, इमेज बन रही है ना। तो इस तरीके से हम मतलब जो भी उसके जटिल अंग होते हैं उनको सरल बना सकते हैं, सच्ची मतलब उन्हें कहानियाँ सुना के उनमें काल्पनिक शक्ति का विकास कर सकते हैं और उनमें शब्द भी डेवलप हो जाएंगे और वो बच्चा इंटरेस्ट लेके सीखेगा भी। ठीक है, तो इसलिए स्टोरी टेलिंग का यूज कर सकते हैं। इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या है, कहानी के माध्यम से शिक्षक नए शब्दों का विकास करता है, पहले से सीखे हुए शब्दकोश को नई स्थितियों से जोड़ता है, बालक की सोचने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे में डेवलप हो जाती हैं। तो ये दो टेक्निक्स आप लिख सकते हैं उसके बारे में, कहानी के बारे में। ठीक है, और वो बच्चे आसानी से सीख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन असेसमेंट एंड डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट। तो सबसे पहले अगर हम असेसमेंट की बात करें तो बहुत सारी मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पड़ी है असेसमेंट की। असेसमेंट का मतलब असेस करना, यानी कि बच्चे की प्रोग्रेस को जांचना, बच्चे ने क्या सीखा है, कितना सीखा और किस तरीके से सीखा है, इन सब चीज़ों को जांचना। तो हम इसके बारे में आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है इसमें डिफरेंस क्या है फॉर्मल इनफॉर्मल में। तो औपचारिक जैसे जो भी होता है उसमें क्या होता है, मानक होते हैं, वैधता होती है, उपयुक्तता होती है, प्राथमिकता मिली होती है। ठीक है, वो औपचारिक परीक्षण कहलाते हैं। ठीक है, और जो इनफॉर्मल होते हैं वो जैसे अनौपचारिक होते हैं, तो उसमें कोई प्राथमिकता नहीं होती है, स्टैंडर्ड भी नहीं होते हैं। ठीक है, और उसमें वो रिलायबिलिटी नहीं होती, वैधता नहीं होती है। तो असेसमेंट हम कभी भी कैसे भी कर सकते हैं। तो अब इसमें मैंने फॉर्मल असेसमेंट में दो लिया है, एक एलपीटी लिया है, लिंग्विस्टिक प्रोफाइल टेस्ट। मतलब ये जो परीक्षण है इसमें क्या होता है, पर्याप्त भाषाई मूल्यांकन का विश्लेषण करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस परीक्षण को एवाईजे ने डेवलप किया, एवाईजे NIST SHD। मतलब इसमें बहुत सारे वो है लैंग्वेज है, और डेवलप मतलब ये तो बाहर का है, सॉरी, बट इसको भारतीय भाषा में यहाँ पर जो डेवलप करा वो वर्षा गट्टू मैम ने करा है। तो इस परीक्षण में हम क्या करते हैं, जो ध्वन्यात्मक है, वाक्य रचना है, शब्द के अर्थ है, ठीक है, इसके स्तर का पता चलता है। तो इस परीक्षण के कारण मतलब जिसने डेवलप किया था वो करणनाथ पंडित हैं, और 1980 में इसको विकसित किया था। इसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, कन्नाडा, उड़िया, बंगाली, गुजराती, मराठी भाषाओं में विकसित किया गया है। और नेक्स्ट जो है वो है GLP, ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ इलिसिएटेड लैंग्वेज प्री स्कूल। तो ये भाषा आकलन का एक परीक्षण है जिसे जीन एस मोरे ने डेवलप किया था, बीजे का जैक ए गियर्स के द्वारा 1983 में विकसित किया गया था। और 2007 में इसको डॉक्टर वर्षा गट्टू ने इस परीक्षण का अनुकूलन किया और इस परीक्षण को हिंदी और मराठी में विकसित किया। परीक्षण उपकरण के बारे में मतलब इस परीक्षण में क्या है, रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल्स जो होती है बच्चे की भाषा की, कितना बच्चा ग्रहण कर पाता है और कितना एक्सप्रेस कर पाता है, यानी कि अभिव्यक्ति होती है, उसके लिए ये विकसित किया गया। तो इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया। पहले में हम रेडीनेस चेक करते हैं कि लैंग्वेज के लिए कितना रेडी है, तत्पर है। फिर सिंगल वर्ड देखते हैं, फिर वर्ड का कॉम्बिनेशन बना पाता है बच्चा या नहीं, ये देखते हैं। तो रेडीनेस में हम क्या देखते हैं, इसमें 4 कौशल होते हैं। इसमें डेफ बच्चों के गेम होते हैं, एनिमल की मतलब इसमें एरोप्लेन की पहचान करना, जूतों की पहचान करना, इसके अलावा दैनिक दिनचर्या से संबंधित वस्तुओं की पहचान करना। दूसरी चीज़ है सिंगल वर्ड, एकल शब्द। इसमें 2 अभ्यास हैं, शब्दों की पहचान और शब्दों का अर्थ। तो तीसरा है वर्ड कॉम्बिनेशन, जिसमें 2 अभ्यास हैं, खिलौनों में हेरफेर और खिलौनों की हेरफेर का विवरण। मतलब पहले तो खिलौनों में हेरफेर करते हैं, उसके बाद उसका विवरण देखते हैं कि बच्चा बता पाता है या नहीं बता पाता है। तो इसमें जो सामग्री लगती है, मैनुअल कम्युनिकेशन बुक है, स्कोरिंग शीट है, GLP किट है, और एज रेंज है 3.5 से 6.5 साल। ठीक है, तो ये 2
आप डिफाइन कर सकते हैं फॉर्मल लैंग्वेज असेसमेंट में। ठीक है, अब आती है इनफॉर्मल की बारी। तो इनफॉर्मल टेस्ट क्या होता है? इस प्रकार का परीक्षण कम उपयोग में लाया जाता है। इसमें इस प्रकार के उपकरण में प्राकृतिक सूचना मिलती है। अनौपचारिक परीक्षण के प्रयोग विधि भी निश्चित नहीं होती है। इसके द्वारा प्राप्त परिणाम औपचारिक जांच की अपेक्षा कम विश्वसनीय होते हैं। मतलब जो फॉर्मल वाले होते हैं वो ज़्यादा उस पर विश्वास किया जा सकता है, इस पर कम किया जा सकता है। फिर टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल असेसमेंट जो है, इसमें ऑब्जर्वेशन आ जाता है, क्वेश्चनायर आ जाता है, ओरल टेस्ट आ जाता है, इंटरव्यू आ जाती है, चेक लिस्ट आ जाती है, या फिर हम टास्क के माध्यम से असेसमेंट कर सकते हैं। तो ये इनफॉर्मल के हैं, इसकी डिटेल आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस कर सकते हैं। सबसे पहला जो है मौखिक वाद मैनुअल संप्रेषण को केंद्रित करता है, सही है या गलत है। दूसरा जो है शैक्षिक द्विभाषितावाद को सिमकॉम भी कहा जाता है। ये सही है या गलत है आपको बताना है। सांकेतिक भाषा में हर रूपिम के लिए हस्त संकेत है, क्या ये सही है या गलत है। टीएसए भाषा सिखाने की प्राकृतिक पद्धति का हिस्सा है, सही है या गलत है। नेक्स्ट है श्रवण बाधित बच्चों में पराखंडीय पहलू के विकास के लिए क्षेत्र भ्रमण नियोजित की जाती है, ये सही है या गलत है। और इंग्लिश में भी है पेपर, तो आप देख सकते हैं पेपर और इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पेपर मैं बहुत जल्दी लेके आऊंगी। शुक्रिया।